तो वेलकम टू पीएसटीसी लर्निंग फ्रेंड। हम लोग हमारा जो कल का सीरीज चल रहा था फिगर्स ऑफ स्पीच को उसको कंटिन्यू करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ने जो फर्स्ट 4 टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच जो इसके पहले डिस्कस किया है वो जाके चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा। एक लेक्चर में हमने कल 4 जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो कंप्लीट किए थे, जिसमें हमने पढ़ा था पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफोर एंड एलिट्रेशन। हम लोग आज 5वां टाइप पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, ओनोमैटोपोइया, जिसको ध्वनि का अनुकरण करना बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग आज डिटेल सीखने वाले हैं एंड बाकी के सारे बचे हुए टाइप्स को भी कवर करने वाले हैं आने वाले कुछ लेक्चर्स में। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश ग्रामर 8 से लेके ग्रेजुएशन तक के एंड स्पीकिंग के लिए आया है स्पेशली, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच पाए। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स कि जो होमवर्क्स दिए जाते हैं, अगर वीडियो में कुछ बोला जाता है तो आप कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा कोई आंसर अगर पूछा जाता है या कुछ नहीं समझा है तो कमेंट किया कीजिएगा। तो हम लोग जो है पूरी सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं एंड पूरा ग्रामर कंप्लीट करने वाले हैं ग्रेजुएशन तक का। तो जो भी लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ओनोमैटोपोइया, जिसको जो हमारा 5th टाइप का फिगर ऑफ स्पीच था, इसका मीनिंग होता है ध्वनि का अनुकरण करना। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग साउंड से रिलेटेड ये अलंकार होता है। इसमें क्या पढ़ते हैं, देखो ऐसे जो अलंकार होते हैं इसमें अलग अलग ध्वनि या साउंड्स का अनुकरण किया जाता है। मतलब कोई एनिमल साउंड हो सकता है, दरवाजे का साउंड हो सकता है, गाड़ी का साउंड हो सकता है। हम लोग जितने टाइप के साउंड सुनते हैं उस टाइप के साउंड से रिलेटेड जो वर्ड्स रहते हैं वो हमारे सेंटेंस में जब आते हैं तो उसको हम लोग ओनोमैटोपोइया बोलते हैं। तो रियलिटी में क्या होता है फ्रेंड्स कि काफी सारे साउंड आते हैं। हम बोलते हैं ना कि दरवाजे का अजीब सा आवाज आया, ऐसा हुआ, मैंने वो आवाज सुनी, तो वो किस टाइप की आवाज रहती है वो इस फिगर ऑफ स्पीच में आता है। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं फिगर ऑफ स्पीच के आपको 2 to 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं 8 से लेकर 12th एंड ग्रेजुएशन के एग्जाम में। आप लोग अगर कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करने वाले होंगे तो उसमें भी पूछा जाता है एमसीक्यू के फॉर्म में। तो चलिए डिस्कस करते हैं फ्रेंड, एग्जांपल से समझ लेते हैं ओनोमैटोपोइया क्या होता है। सबसे पहला एग्जांपल है द कुकू कूज। तो मैंने क्या किया है कि जो साउंड वाला जो वर्ड रहता है उसको अंडरलाइन किया ऑलरेडी सेंटेंसेस में एंड कुछ जो होमवर्क पोर्शन है वो भी नीचे में डिस्कस करने वाले हैं। तो समझ लेते हैं पहले। द कुकू कूज का मतलब होता है कोयल कू कू जो आवाज निकालती है उसको कूज बोला जाता है। तो कोयल कू कू आवाज निकाल रही है, ऐसा इसका मीनिंग होता है। तो हमारे सेंटेंस में जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहां कूज को अंडरलाइन नहीं किया रहेगा, वो आपको पहचानना पड़ेगा कि वो कोई तो भी एनिमल या कोई तो भी चीजों का साउंड है या उसमें क्या पूछा गया ये आपको पहचानना पड़ेगा। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स? मतलब क्या होता है कि फिगर ऑफ स्पीच में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको एक भी हिंट दिया नहीं जाता है। आपको एनिमल का नाम पूछा है, किसी का कंपैरिजन किया है या क्या किया है, ये सेंटेंस का मीनिंग जानकर आपको पहचानना पड़ता है कि वो किस टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है करके। तो इसमें कुकू कूज है तो कू मतलब ये कोयल का गाने का या कोयल का बोलने का जो आवाज होता है वो रिप्रेजेंट करता है कूज वर्ड, इसलिए ये ओनोमैटोपोइया में आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल आता है फ्रेंड्स, द डॉग इज बार्किंग। बार्क का मतलब होता है भौंकना। तो ये क्या हो रहा है कि डॉग जो है वो भौंक रहा है, ऐसा इसका बोलना है। तो इसका मतलब है ये बार्किंग साउंड है, मतलब डॉग का साउंड है, तो ये भी ओनोमैटोपोइया में आ जाएगा इस टाइप से। थर्ड वाला आता है फ्रेंड्स, द पिजन फ्लटर्ड हिज विंग्स। इसका मतलब होता है, पिजन मतलब कबूतर होता है, आपको तो अच्छे से पता होगा, बहुत लोगों के घर में होता भी है, ठीक है। तो फ्लटर्ड का मतलब होता है फड़फड़ाना। फड़फड़ाना मतलब ये कबूतर जो है वो अपने विंग्स का मतलब होता है पंख जो होता है उसको फड़फड़ा रहा है। तो कबूतर अपने विंग्स को फड़फड़ाता है, ये जो सेंटेंस होता है या फ्लटर्ड का मतलब होता है फड़फड़ाना एंड फड़फड़ाने का भी आवाज आता है। तो उस टाइप का अगर यहाँ साउंड या ध्वनि का अनुकरण हो रहा है तो वो ओनोमैटोपोइया में आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। हम ओनोमैटोपोइया के कुछ वर्ड्स डिस्कस करते हैं जो रिपीटेडली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड साथ में उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो आपको कुछ इंग्लिश वर्ड्स पता होने चाहिए जो साउंड से रिलेटेड हो। जैसे मैंने 1-2 वर्ड्स के यहाँ मीनिंग लिख के रखा हुआ है, आपको क्या करना है, जिसके मीनिंग नहीं लिखे गए हैं आप वहां पर थोड़ा रिसर्च कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में जो है आप मुझे बताइएगा कि क्या जो उसका
मीनिंग होता है करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो पहला वर्ड है फ्रेंड्स क्लैटरिंग। क्लैटरिंग का मतलब होता है टप टप का जो आवाज आता है, टप टप टप, इस टाइप से अगर कुछ आवाज आता है तो उसको इंग्लिश में हम लोग क्लैटरिंग बोलते हैं। सेकेंड आता है फ्रेंड्स हाउलिंग, जो तूफान का सूजे, ये इस टाइप से कोई साउंड आता है ना एकदम से, आपने तूफान का आवाज, हवा का आवाज सुना होगा, इस टाइप से अगर कोई साउंड आता है तो उसको हम लोग हाउलिंग बोलते हैं। उसके बाद ये दो मीनिंग फ्रेंड मैंने बताया हूँ आपको यहाँ पर मैंने 4-5 वर्ड्स लिखे हैं, इसके मीनिंग्स आपको डिक्शनरी में ढूंढने हैं एंड कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चले एंड आप लोग कमेंट बॉक्स में डिस्कशन कर सके कि किसका मीनिंग कुछ करेक्ट है या नहीं है। मैं भी चेक करूंगा एंड मैं भी कमेंट करूंगा करेक्ट, राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो आपको बताना है क्लैपिंग का मीनिंग क्या है, थंडरिंग का मीनिंग क्या है, ग्राउलिंग का मीनिंग क्या है, ट्विटरिंग का मीनिंग क्या है एंड मुरमुरिंग का मीनिंग क्या है। मुरमुरिंग है, इसको मरमरिंग भी बोलते हैं, जैसे भी आप प्रोनाउंस करते होंगे। तो इस टाइप से इसके मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आपको ओनोमेटोपोइया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज नहीं समझी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम लोग उसको सॉर्ट आउट करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। इसके बाद में हम हमारा 6 टाइप जो है वो डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला टाइप डिस्कस कर लेते हैं, 6th फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम लोग एंटीथेसिस बोलते हैं, या इसको हिंदी में बोला जाता है परस्पर विरोधी शब्द। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स की बात हो रही है, मतलब एक सेंटेंस में अगर हम कोई अपोजिट वर्ड्स एक ही सेंटेंस के अंदर या अपोजिट आइडिया को यूज करते हैं तो उसको हम लोग एंटीथेसिस बोलते हैं। मतलब एंटीथेसिस का मतलब अपोजिट वर्ड्स का यूज होना एक ही सेंटेंस के अंदर, वो फिगर ऑफ स्पीच को बोलेंगे हम लोग एंटीथेसिस। तो इसके एग्जांपल से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा व्हेन द फंड्स आर लो एंड डेब्ट आर हाई। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो लो एंड हाई ये जो वर्ड है ये एक्चुअली अपोजिट वर्ड्स है, तो वो दो अपोजिट वर्ड्स एक ही सेंटेंस में यूज हुए हैं, इसलिए हम इसको एंटीथेसिस बोलेंगे। आई होप आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा परस्पर विरोधी या फिर अपोजिट वर्ड्स हम लोग एंटीथेसिस में कैसे यूज करते हैं। तो जब भी आपको कोई सेंटेंस एग्जाम में दिया है जिसमें दो अपोजिट वर्ड्स यूज हुए हो तो उसको हम लोग एंटीथेसिस बोलेंगे। तो हमको आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है 2 टाइप से पूछा जाता है, एक तो एंटीथेसिस का कोई एग्जाम्पल लिखो बोलेगा, या फिर सेंटेंस दिया रहेगा आपको पहचानना पड़ेगा इस टाइप से। तो आपको ये ध्यान में रखना है फ्रेंड्स एंटीथेसिस क्या होता है। सेकेंड वाला टाइप आता है फ्रेंड्स आर, सेकेंड एग्जाम्पल है फ्रेंड्स आर घोस्ट एंड एंजल। ये वाला सेंटेंस आपने सुना भी होगा एंड बोला भी होगा काफी बार, बिकॉज फ्रेंड्स क्या होता है हम अपने दोस्त लोगों को, फ्रेंड्स लोग जो बहुत जिगरी होते हैं उनको हम लोग घोस्ट बोलते हैं, भूत है तू, या फिर लड़कियां होंगी तो चुड़ैल वगैरह वगैरह भी बोलते रहती है, तो हम लोग उनको घोस्ट बोलते हैं। एंड कभी कभी वो हमारी बहुत अच्छी हेल्प कर देते तो उनको एंजल भी बोलते हैं, मतलब फरिश्ते जैसे तुम मुझे मदद करने आए हो। तो इस टाइप से हम लोग बोलते हैं। तो घोस्ट एंड एंजल एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है, भूत या डराने वाला एंड एंजल मतलब हेल्प करने वाला। तो ओवरऑल दोनों अपोजिट वर्ड है, तो ये एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच में आ जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट थर्ड आता है यू विल लूज और विन। मतलब कोई अगर कोई मैच खेलने जा रहा है या कोई काम पे जा रहा है तो एक तो वो जीतेगा या हारेगा, दो ही पॉसिबिलिटी होती है, तो वो प्रोबेबिलिटी को हम लोग लूज और विन से बोलते हैं। एंड लूज एंड विन आर द अपोजिट वर्ड्स ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होने की वजह से यहाँ पर भी एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच लागू होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स ये 6th वाला टाइप। कुछ चीजें नहीं समझ में आए होंगे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारा 7th वाला नेक्स्ट टाइप। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट 7th वाला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो डिस्कस करते हैं हाइपरबोल। ये इसको अतिशयोक्ति अलंकार भी बोलते हैं। ये हमने जितने डिस्कस किया है उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हमारे टोटल 20-22 फिगर ऑफ स्पीच में से 5 से 8 फिगर ऑफ स्पीच ऐसे हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, उसमें से वन ऑफ द ये है। तो इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है समझ लेते हैं। ये फिगर ऑफ स्पीच में कोई भी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, मतलब समझ लो कोई चीज उतनी नहीं है लेकिन जरूरत से ज्यादा ही उसको डिस्क्राइब किया जाता है, एकदम ज्यादा ऊपर के लेवल तक के, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोल या अतिशयोक्ति अलंकार। आपने अगर हिंदी में ग्रामर पढ़ा होगा तो अतिशयोक्ति अलंकार ये वर्ड जरूर सुना होगा एंड हाइपरबोल उसको बोला जाता है। तो एग्जांपल से समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि मतलब हाइपरबोल क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच। थर्ड वाला एग्जांपल बहुत ज्यादा फनी है इसलिए हम उसको लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वाला डिस्कस करते हैं, समझ लेते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रही है। ही रैन फास्टर देन द विंड।
मतलब वो हवा से ज्यादा तेज दौड़ता है बोल रहा है। अब ऑब्वियसली ये तो बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल की बात हो गई, मतलब आप समझ सकते हो कि कोई भी पर्सन हवा से ज्यादा तो तेज दौड़ नहीं सकता है, क्योंकि हवा की स्पीड तो कभी कभी बहुत ज्यादा होती है, तूफान के टाइम पर तो वो हमारे व्हीकल से भी ज्यादा बन जाती है। तो ऑब्वियसली हम लोग इतना स्पीड से नहीं दौड़ सकते हैं, लेकिन किसी की रनिंग अच्छी होगी तो वो बोल रहे हैं कि ये विंड से भी ज्यादा फास्ट दौड़ता है, तो उसको कंपेयर किया जा रहा है। बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, तब उसको अतिशयोक्ति या फिर हाइपरबोल जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कहा जाता है। मतलब रियलिटी वैसी नहीं होती है, लेकिन उसकी रनिंग अच्छी होने की वजह से हम लोग उसको कंपेयर करते हैं कि हवा जैसा या हवा से तेज दौड़ रहा है, इस टाइप से। समझ गए ना फ्रेंड्स। उसके बाद में हम लोग सेकंड हमारा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। योर फीट सीम्ड टू डांस इन द एयर, मतलब तुम्हारे पैर जो है हवा में नाचने लग रहे हैं या फिर थिरकने लग रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। अब रियलिटी में तो हवा पे अपने पैर नाचते नहीं है, हवा में थिरक नहीं सकते, क्योंकि अर्थ है, ग्रेविटी है, वो हमको नीचे गिरा ही देंगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वैसी चीजें तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम कभी कभी बोलते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तब बोला जाता है कि हमारे पैर तो जमीन पे ही नहीं रह रहे हैं, एकदम ज्यादा हवा में थिरक रहे हैं या हवा में उड़ रहे हैं, इस टाइप से ये सेंटेंस बोला जाता है। तो वो भी हाइपरबोल में आता है, मतलब जरूरत से ज्यादा वर्णन किया है इसमें, इस टाइप से। तीसरा वाला मैंने फनी बोला था, तो इसमें क्या फनी चीज है वो आपको पता चल जाएंगी फ्रेंड्स। यू आर थिंकिंग लाइक अ डोंकी डायग्नोस्ड विद द फीवर। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, बिकॉज इस टाइप के जो सेंटेंस है हम काफी बार यूज करते हैं। मतलब बोलते हैं अपने फ्रेंड्स को वगैरह, तुम तो ऐसी बात बता रहे हो कि गधे को भी बुखार आ जाए। आपने सुना होगा, काफी बार बोला भी होगा लाइफ में, अगर आपकी जितनी भी एज है एक बार तो ये सेंटेंस यूज किया होगा कि गधे को बुखार आने लायक बात मत किया कर, या फिर ऐसी बात बोल रहा है कि गधे को भी बुखार आ जाए। ऐसा क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स, इसका रीजन बता देता, क्योंकि रियलिटी में गधे को कभी बुखार आता ही नहीं है। अर्थ का ये एक ऐसा एनिमल है जिसको कभी बुखार नहीं आता है, इसलिए अगर बुखार आ जाए तो वो चीज तो पॉसिबल ही नहीं होगी। तो जब हमको कोई इम्पॉसिबल चीज बोलनी रहती है तब बोलते हैं गधे को बुखार आए जैसी बात मत कर, मतलब इम्पॉसिबल बात मत कर। तो रियलिटी में ये जो है जरूरत से ज्यादा वर्णन किया गया है, इसीलिए हम इसको ऐसा बोलते हैं। तो ये भी हाइपरबोल में आता है, मतलब जरूरत से ज्यादा जो है इसमें वर्णन किया गया है। तो मैंने बताया जैसे डोंकी को फीवर नहीं आता तो इसमें आ गया है, तो इस टाइप से। तो नेक्स्ट वाला टाइप डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ तक कि आपको आई होप समझ में आ गया होगा। कोई चीजें नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताया कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा 8th वाला वेरी इंपॉर्टेंट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो डिस्कस करते हैं, जिसको आयरनी बोला जाता है। काफी बार पूछा जाता है ये एग्जांपल, और मैंने जो है इसके 2 ही एग्जांपल दिए हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग गूगल या फिर कहीं पर सर्च करके या कोई बुक से रिसर्च करके आप इसके और एग्जाम्पल लिखो, 5 से 10। हम लोग मोस्टली 2 to 3 एग्जाम्पल्स लेते हैं फ्रेंड्स, बिकॉज हमारा वो सेक्शन जल्दी कवर हो जाए। इसलिए आपको क्या करना है, सारे जो टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है उसके सबके अराउंड 5 एग्जाम्पल खुद से रिसर्च करके लिखने पड़ेंगे, या आप अगर खुद बना सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं आयरनी क्या होता है। इसको हम लोग व्यंग अलंकार बोलते हैं, और ऐसे अलंकारों में शब्दों में व्यंग प्रतीत होता है, मतलब व्यंग समझ में आता है। व्यंग का मतलब होता है मजाक करना या कुछ मजाक टाइप की बात ऐसी फील हो जिससे हमको हंसी आए या फिर गुस्सा टाइप का आता है, तो इस टाइप को हम लोग आयरनी या फिर व्यंग अलंकार बोलते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। थैंक्स फॉर मिसलीडिंग माई सन, इसका मतलब होता है मेरे बच्चे को गलत दिशा दिखाने के लिए धन्यवाद। अब रियलिटी में ये तो जोक टाइप ही हो गया, क्योंकि कोई भी फादर ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे बच्चे को गलत दिशा दिखाया, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा तो बोलेगा नहीं, थैंक यू वगैरह वगैरह। तो ये व्यंग बोला जाता है, मतलब एक तो वो मजाक करके बोलेगा या फिर ऐसा बोलेगा कि उसको थोड़ा गुस्सा आया, मिसलीड किया है, तो फिर अपन बोलते नहीं क्या कि धन्यवाद, अभी आपकी हमको कोई हेल्प नहीं चाहिए। इस टाइप से अगर होता है तो फिर उस टाइम पर ये व्यंग जैसा प्रतीत होता है, तो इसको हम लोग आयरनी या व्यंग अलंकार बोलते हैं। सेकंड एग्जांपल बहुत ही फनी है फ्रेंड्स, और इसमें समझ लेते हैं। शी इज वेरी जेंटलमैन लेडी। अब यहाँ पर फन तो यहाँ पे छुपा है सारा इस वर्ड में, तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, शी इज वेरी, शी का मतलब होता है वो, मतलब फीमेल है। अब फीमेल के लिए ऑब्वियसली हम लोग जेंटलमैन तो वर्ड यूज नहीं करेंगे, लेडी तो चलो ठीक है समझ में आता है, लेकिन हम लोग जेंटलमैन मैन के लिए यूज करते हैं। तो जेंटल का मतलब होता है कि वो एक लॉयल पर्सन है,
तो अगर हम लेडी को लॉयल बोलना है तो लॉयल लेडी लिख सकते हैं, और कोई वर्ड्स यूज कर सकते हैं। जेंटलमैन ओनली मैन को यूज करते हैं। तो अगर हम किसी को बोल रहे हैं तो हम उसका मतलब एक टाइप से मजाक कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो अलंकार है वो व्यंग अलंकार या आयरनी में जाता है। तो जिसमें भी आपको थोड़ा सा जोक सा मजाक सा फील हो जाए तो इसको आप आयरनी में काउंट करना और उसको आयरनी लिखना भूलना नहीं है फ्रेंड्स, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो डिस्कस किए। हमारे बच्चे वाले फिगर ऑफ स्पीच हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। 5 सेंटेंस आप होमवर्क में कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट्स बनाइएगा, एंड उसमें कोई डाउट जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी नए स्टूडेंट्स होंगे वो लोग। एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच।